स्वागत है बाबू। राजनीति का आज तीसरा पार्ट लेके फिर से हम आ गए हैं बाबू। और लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, यानी कहने का मतलब कि प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। मान लिया दो गांव में कोचिंगे चलता है तो दोनों में कंपटीशन लगल रहता है ना। दो पार्टी के बीच क्या लगा रहता है? कंपटीशन। तो वही कह रहा है कि लोकतंत्र में कंपटीशन और संघर्ष, यानी लोकतंत्र भले ही आज है लेकिन समाज में आज भी देखिएगा आप लोग तो संघर्ष जो है लोग आज भी कर रहे हैं। कोई गरीबी से मर रहा है, कोई भेदभाव से मर रहा है, कोई भूखमरी से मर रहा है, कोई बेरोजगारी से मर रहा है। तो लोकतंत्र के अंदर भी जो है काफी ज्यादा संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, समझे कि नहीं? तो इस पाठ का यही नाम है। और इस पाठ में हम लोग जानेंगे वो क्वेश्चन जिसको आप अगर छोड़ दिए तो आपके बिहार बोर्ड में 5 से 10 नंबर आपका कम हो गया, निश्चित, गारंटी है। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और इस चैप्टर का सबसे मुख्य बिंदु जो है वो है बिहार का छात्र आंदोलन, जो कि आपको याद रखना है बाबू, जिसके सबसे मुख्य व्यक्ति का नाम था जयप्रकाश नारायण जी। तो बिहार के छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, ये 2 नंबर में पूछा था, 14 में और 18 में, ठीक है, और 23 में पूछा था। तो ये आपको याद रखना है कि बिहार में, उत्तर को लिखने का तरीका याद रखिए कि बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। यानी कि 1972 से हल्ला शुरू हुआ, 1974 में आपको आंदोलन हुआ और 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू हुआ, समझे ना। और उस टाइम में इंदिरा गांधी जो है देश की प्रधानमंत्री थी, उनको जो है पूरे देश में आपातकाल लागू करना पड़ा था। तो इसको याद कैसे करना है, पहले याद रखिएगा कि 1974 में यह आंदोलन हुआ था, बिहार का छात्र आंदोलन, ऐसे याद रखना है। उसके बाद लिखना है कि बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। एक लाइन ऐसे करके आपको पहले लिखना है। इसका सबसे पहला कारण लिखिएगा कि देश में बेरोजगारी था, भ्रष्टाचार था, खान पान की चीजों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लिखिएगा, देश में बेरोजगारी था, भ्रष्टाचार था, महंगाई था, दाम बहुत बढ़ रहा था। मान लीजिए पब्लिक जो है वो गुस्सा क्यों करता है? पब्लिक तभी गुस्सा करता है जब देश में बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, है ना, भ्रष्टाचार हो, तभी ना पब्लिक गुस्सा करेगा। आंदोलन जो को भी होता है बाबू, क्यों होता है, कारण है उसका। तो इस कारण को आप आराम से लिख सकते हैं, देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खान पान की चीजों की दाम में बढ़ने लगी। और दूसरा लिखिएगा कि इस आंदोलन को कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिस आंदोलन को चला रहे थे, जिसका मतलब नेतृत्व कर रहे थे, इस आंदोलन के नेता कौन थे। पहली बात तो देखिए, छात्र सब इकट्ठा तो हुआ, इस आंदोलन का नाम है छात्र आंदोलन। देखिए, छात्र के द्वारा ही, अभी देख रहे होंगे आप, छात्रों ने आंदोलन किया था जंतर मंतर पे, अभी झारखंड में चल रहा है आंदोलन। तो ये छात्र जो अभी आंदोलन कर रहा है पेपर लीक के समस्या के कारण, लेकिन उस टाइम में जो ये आंदोलन हुआ था पेपर लीक के लिए नहीं, भूखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई के कारण। और दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि इस आंदोलन के मुख्य नेता जयप्रकाश नारायण जी थे, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। अगर मतलब संपूर्ण क्रांति का नारा नहीं देते तो यह आंदोलन नहीं होता। तो याद रखना है कि इसके मुख्य नेता जयप्रकाश नारायण जी थे, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सरकार बदलने की मांग की। तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें लिखना है, बिहार के छात्र आंदोलन के मुख्य कारण में, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसका पॉइंट आपको एग्जाम में बनाना हो, नहीं याद रहे, तो ये तो बताइए दिए हम कि आंदोलन का क्या कारण, नहीं समझे, बताइए दिए हैं। तब दूसरा में बताए हैं, आदमी का नाम जयप्रकाश नारायण जी, इसके नेता थे। वो नारा क्या दिए थे? संपूर्ण क्रांति था, है ना। अब जो हम लोग का आज का दूसरा है, ये आपको इतिहास में भी पूछा जाता है, वैसे इसका जो है राजनीति में ज्यादा ये पूछा जाता है। चिपको आंदोलन के बारे में पूछेगा, ठीक है, क्या था और इसके क्या मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है। देखिए, ये 13 में, 17 में और 21 में पूछा है। तो लिखिएगा कि यह आंदोलन, देखिए, वो हुआ था 1974 में, ये हुआ था 1970 में, दोनों में फर्क है। 70 में चिपको और 74 में छात्र, ऐसे याद करके तब ना आपको याद होगा, याद करिए, ऐसे ही याद करना पड़ेगा ना आपको। एगो हुआ 1974 में छात्र आंदोलन, और ये जो है बाबू हुआ 1970 में। इतना तो आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है समझ गए होंगे आप। चलिए, तो इसको ऐसे याद रखना है कि यह आंदोलन 1970 में हुआ,
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हुआ। कहां पे हुआ रे बाबू? उत्तराखंड के। चिपको आंदोलन जो है कहां हुआ था पूछेगा, उत्तराखंड। पहली बात याद रखना है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में हुआ था। इसको दिमाग में सेट करिए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन से प्यार करिए, मोहब्बत करिए, मोहब्बत करिए क्वेश्चन से। आप क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आप भागिएगा क्वेश्चन से। आप भागते हैं, आपको डर लगने लगता है, आपको लगता है कि शायद हमसे याद नहीं होगा, शायद हमसे लिखे मतलब लिखने में नहीं बन पाएगा। भाई ऐसा नहीं है। देखिए, इस ब्रेन में बहुत पावर है। जितना आप स्टोर कर सकते हैं बात को करिए ना स्टोर। देखिए, 1970 में हुआ था, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में शुरू हुआ था, ठीक है। और क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था, है ना? इसका कारण पहले समझिए। देखिए, ठेकेदार जब पेड़ों को काटने आए तो वहां के ग्रामीण, विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से बचाया। यानी इसके जो मुख्य नेता थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी आपको याद रखना है। इसके जो मुख्य नेता थे कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस आंदोलन में पुरुष से ज्यादा महिला आगे थी। तो लिखिएगा, ठेकेदार जब पेड़ को काटने के लिए आए तो वहां की जो महिलाएं थी वे सब पेड़ से चिपक गईं और उन्होंने पेड़ काटने का विरोध किया। हाँ, पहला मतलब इसका जो है लिखिएगा, ठीक है ना। पूछ रहा है क्यों, क्या था और इसका क्या उद्देश्य था। तो क्या था तो समझ में आ गया कि 1970 में शुरू हुआ था, उत्तराखंड में शुरू हुआ था। तब पहला पॉइंट लिखिएगा कि क या ख करके एग्जाम में लिखिएगा कि ठेकेदार जब पेड़ काटने के लिए आए तो वहां की ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें पेड़ को काटने से रोका, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा दूसरा में, ख में, किसके नेता? सुंदरलाल बहुगुणा थे और उनका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बाबू रे? पर्यावरण की रक्षा करना। आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा। बच्चा इसको एक लाइन से लिखेगा तो होगा क्या कि एक लाइन से लिखने से अच्छा नहीं लगता दिखने में। आप पॉइंट बना के लिखिएगा ना तो बढ़िया लगता है, मतलब टीचर को भी अच्छा लगता है चेक कर। पहले पॉइंट में आपको क्या लिखना है हम समझाइए दिए कि यह आंदोलन 1970 के दशक में हुआ था। कहां पर? उत्तराखंड के पहाड़ी में। आप उसके बाद देखिएगा क्यों हुआ था। ठेकेदार जब लकड़ी काटने के लिए आया तो वहां की महिलाएं जो है पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक गई। और तब ख में लिखेगा कि इसके मुख्य नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण को बचाया जाए, पर्यावरण की रक्षा हो। तो ये आपको समझ गए। अब दूसरा, अब देखिए दलित पैंथर्स। ये भी आपके किताब का एक टॉपिक है। 2015 में पूछा है, 19 में पूछा है और 24 में पूछा है। देखिए, दलित पैंथर्स 1972 में महाराष्ट्र के शिक्षित दलित युवाओं का संगठन था। यानी कि दलित पैंथर्स का 1972 में इसका गठन हुआ था। 1972। देखिए, 70 में चिपको, 74 में छात्र आंदोलन, 72 में दलित पैंथर्स। ऐसे ईस्वी को याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको ईस्वी को याद रखना है। तो दलित पैंथर्स 1972 में महाराष्ट्र के शिक्षित दलित युवाओं का संगठन था। यानी पढ़े लिखे दलित युवाओं का संगठन का नाम क्या था? दलित पैंथर्स। इसके मुख्य उद्देश्य ये निम्न थे। तो पहले ऐसे देखिए, शुरुआत उत्तर का ऐसे ही करना है आपको, शुरुआत ऐसे ही करना है। देख लीजिए कैसे लिखना है, पढ़िए। दलित पैंथर्स 1972 में, देखिए दलित पैंथर्स 1972 में महाराष्ट्र के पढ़े लिखे युवाओं का संगठन था। 1972 का यह पढ़े लिखे दलित युवाओं का संगठन था। इसका उद्देश्य निम्न है। अतः पहला पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको, समाज में दलितों पर होने वाले अत्याचार, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद। देखिए, ये दलित का मतलब ही हो गया जिसके साथ क्या होता था? अत्याचार, मान लीजिए। तो इसको ऐसे आपको लिखना है कि समाज में दलित पर होने वाला अत्याचार, जातिवाद और छुआछूत के लिए यह आंदोलन हुआ। सिंपल सी बात है। क्या लिखिएगा इसका उद्देश्य में? समाज में दलित पर होने वाला अत्याचार, जातिवाद, छुआछूत को खत्म करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए। किस किस चीज को खत्म करने के लिए? जातिवाद, फिर पॉइंट अत्याचार, जातिवाद, छुआछूत। 3 गो बात को ध्यान में रख के लिखना है। समाज में हो रहे अत्याचार, जातिवाद, छुआछूत को खत्म करने के लिए इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद दलित लोगों को कानूनी अधिकार दिलाना
और गरीब किसान को जमीन दिलवाना, यानी इनके पास खेत होता नहीं था तो, और कानून भी इनको मदद सही से नहीं करता था, तो इनको कानूनी मदद करना और गरीब किसान को, भूमिहीन किसान को जमीन दिलाना, दो गो इसका उद्देश्य था। माने अत्याचार, छुआछूत, भेदभाव खत्म करने के लिए, कानूनी अधिकार दिलाने के लिए और भूमिहीन किसान को जमीन दिलाने के लिए। ठीक है, तो ये 2 लाइन में इस अलग अलग बात आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप पहले इसको अच्छे से समझ के तब खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है बाबू, सूचना का अधिकार आंदोलन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सूचना का अधिकार जो आंदोलन था, इसका शुरुआत कहां से हुआ था, तो राजस्थान से शुरुआत हुआ। राजस्थान में कब, 2000 में। लेकिन पूछेगा लागू कब हुआ, तो 2005 में। देखिए शुरुआत हुआ इसका 2000 में और लागू कब हुआ, ये 2005 में। इतना पहले दिमाग में सेट करिए। तब याद रखिए कि इसकी शुरुआत साल 2000 में राजस्थान के एक छोटे गांव में हुई थी। बस इतना लिखिएगा। अब इसमें भी 2 पॉइंट लिख के, मैंने क ख करके लिखिएगा। ग्रामीण ने सरकार से अपने काम और मजदूरी का सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की ताकि भ्रष्टाचार रुक सके। अब देखिए इस पॉइंट को थोड़ा आप समझिएगा तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। गांव में काम करने वाले जितने भी मजदूर थे, उन्होंने सरकार से यह मांग किया कि हम जो सरकारी काम करते हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि सरकार आखिर हमको कितना पैसा दे रही है, हमको कितना पैसा मिल रहा है, सरकार जितना दे रही है उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सरकार जितना खर्च कर रही है उतना खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए जो है ग्रामीण ने सरकार से अपने काम और मजदूरी का, एक ही लाइन में लिख दीजिएगा कि ग्रामीण ने सरकार से अपनी काम और मजदूरी का हिसाब रखने के लिए, सरकार ग्रामीण ने अपने काम, पढ़िए बाबू, सरकार ने सॉरी ग्रामीण ने सरकार से अपने काम और मजदूरी का हिसाब रखने के लिए इस आंदोलन का शुरुआत किया। इतना लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि जनता के दबाव के कारण साल 2005 में सूचना का अधिकार कानून पूरे देश में लागू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, जनता के दबाव के कारण यह कानून पूरे देश में 2005 में लागू हो गया। ऐसे आपको लिख देना है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी आप जानते होंगे, नर्मदा एक नदी है। ठीक है, इस नदी पर क्या बनाने, मतलब बांध बनाया। तो गांव सबको लगा कि भाई बांध बनाएगा ना तो उनको भगवान की तरह मानते हैं लोग नदी को, तो ये नदी अपना विशाल रूप ले लेगा तो गांव के गांव दहा जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो लोग सब इकट्ठा हो गया, समझे। तो याद रखना है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध अभी बना हुआ है, लेकिन जिस टाइम में बन रहा था, याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ था। इसके मुख्य नेता मेधा पाटकर थे। ठीक है, और आप लोग हमको कमेंट में बताइए, सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम देखना चाहते हैं कौन कौन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कमेंट बताइएगा कि आंदोलन कब हुआ था, इसका ईस्वी बताइए। ठीक है, इसका ईस्वी अपने बुक से खोज के बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए, हम देखना चाहते हैं कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। तो देखिए अपना नाम भी बताइएगा, अपना नाम भी बताइएगा और कमेंट करके बताइए कि ये कब हुआ था। ठीक है, हम चेक करेंगे। देखिए नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना था, सरदार सरोवर बांध। ये बांध बनाने के लिए नहीं, बांध जो बन रहा था उसके खिलाफ लोग था कि बांध नहीं बनना चाहिए, समझे। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ था। इसके मुख्य नेता कौन थे, मेधा पाटकर। और तब 2 पॉइंट लिखिएगा, क ख, बांध के कारण डूबने वाले गांवों के आदिवासियों और किसानों को दूसरी जगह बसाना और सही मुआवजा देना। यह आंदोलन क्यों हुआ था कि ये बांध जो बना ना, इससे आदिवासी और वहां के किसानों का जो घर द्वार था वो डूब गया। तो ये क्यों हुआ था, याद रखना है कि जब बांध बना तो गांव के आदिवासी और किसानों का घर डूबने लगा, उनको दूसरे जगह बसाने के लिए आंदोलन हुआ था, पहली बात। दूसरे बात,
कि बड़े बांधों के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकना। बांध जो बना तो कई सारे पेड़ पौधे कट गए, तो पेड़ पौधा को बचाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए भी इस आंदोलन की शुरुआत हुई। दो गो बात बुझ गए, लोगों का घर द्वार दहा रहा था उसके लिए, और दूसरा जो है पर्यावरण के रक्षा के लिए। फिर इसको बढ़िया से पढ़िए, हम जितना बोलते रहते हैं उसी बात को लिखिए, ठीक है। अब है राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये परिभाषा याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बोलिए, ऐसे लोगों का समूह, पीछे पीछे बोलिए, ऐसे लोगों का समूह जो एक, देखिए कुछ क्वेश्चन याद नहीं करना, कुछ क्वेश्चन को तो समझ गए तो हो गया, कुछ प्रश्न को आपको याद भी करना पड़ सकता है, ठीक ना। जैसे बोलना है, ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसे विचारों पर सहमत होते हैं, ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसे विचारों पर सहमत होते हैं, चुनाव लड़कर सरकार में अपनी ताकत पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसे विचारों पर सहमत होते हैं, चुनाव लड़कर सरकार में अपनी ताकत पाना चाहते हैं, उसे ही राजनीतिक दल कहते हैं। इतना याद कर लीजिए, अभी याद करिए, कल के भरोसे नहीं, अभी याद करिए। और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, ये कौन सी पार्टी है, तो ये राजनीतिक दल है। ये क्या है, राजनीतिक दल है, ठीक है। इसके बारे में आपको इतना लिखना है। उसके बाद राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 12 में 16 में। देखिए, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बिना लोकतंत्र का चलना नामुमकिन है। एक लाइन तो क्वेश्चन को लिखना है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं क्योंकि इसके बिना लोकतंत्र चलना नामुमकिन है। ये दल ही जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल है तो जनता के साथ कहीं भी अन्याय होता है तो सरकार में जो पार्टी रहता है, और ये विपक्षी पार्टी होता है, तो सरकार अगर नहीं ध्यान देती है तो जनता के आवाज को कौन उठाता है, दूसरा पार्टी उठाता है ना। तो याद रखना, ये राजनीतिक दल क्या करता है, जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाता है। फिर यही राजनीतिक पार्टी क्या करता है, चुनाव भी लड़ता है, सरकार भी बनाता है और जनता को जागरूक भी करता है। अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो जनता की आवाज को दबा दिया जाएगा। तो याद रखना है, इनके बिना जनता की आवाज दबा दी जाएगी। अतः लोकतंत्र को, या इतना भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। इस सब क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ना पड़ेगा आपको, 2-3 बार जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक नहीं होगा। इसमें जो बात है उसको खाली समझना है आपको, समझ जाइएगा तो आराम से लिख सकते हैं, है ना। अब इसको अच्छा से पढ़ लीजिए एक बार। अब है राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय। देखिए, 2 गो दल होता है, एगो देश लेवल पे लड़ता है, एगो क्षेत्र लेवल पे लड़ता है, 2 गो पार्टी होता है, ठीक है। तो याद रखना है। बोलिए, वैसी पार्टियां जिनका प्रभाव पूरे देश में होता है। दोनों में मुख्य अंतर निम्नलिखित है, इसे लिख दीजिएगा। अब पहला पॉइंट लिखिएगा राष्ट्रीय दल, और तब लिखिएगा वैसी पार्टी जिनका प्रभाव पूरे देश में होता है और जिन्हें कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होता है। देखिए, वैसी पार्टी जिनका प्रभाव पूरे देश में होता है, या वह दल जो पूरे देश में चुनाव लड़ता है और जो कम से कम 4 राज्यों में जीता रहता है ना, उसको क्या कहते हैं बाबू रे, राष्ट्रीय दल, ठीक है। अब ऐसे करके याद रखना है आपको, वैसी पार्टी जिनका प्रभाव पूरे देश में होता है और जिन्हें कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होता है, 4 जगह, उसे हम राष्ट्रीय दल कहते हैं। क्षेत्रीय दल में क्या लिखिएगा, देखिए वैसी, देखिए उदाहरण में लिखिएगा जैसे बीजेपी, कांग्रेस, वैसी पार्टी जिनका प्रभाव सिर्फ किसी एक राज्य या क्षेत्र में होता है। वैसी पार्टी जो किसी एक राज्य या एक क्षेत्र में खाली चुनाव लड़ता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो क्षेत्रीय दल कहते हैं। जैसे बिहार में जेडीयू और आरजेडी, ये क्या है, क्षेत्रीय दल है। वैसे अब आरजेडी भी जो है अलग अलग राज्य में लड़ने का सोच रहा है और जेडीयू भी लड़ने का सोच रहा है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी तब बनेगा जब इसका 4 गो राज्य में इसका नेता लोग जीतेगा, ठीक ना। अभी ये क्या है, तो क्षेत्रीय पार्टी, ठीक है।
तो राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, अभी जन स्वराज आप सुने होंगे, वो भी क्या है, क्षेत्रीय दल, क्योंकि अभी सिर्फ बिहार में उसको एगो सीट मिला है। तो इस बात को याद रखना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आराम से आप लोग कर लीजिएगा, हमें उम्मीद है। आप देखिए विपक्षी दल, देखिए आपको पता होगा, अगर आप बिहार में होंगे तो आपको पता होगा कि बिहार में कुल सीट है 243 को। सरकार जो बनाएंगे ना, अगर कोई पार्टी को सरकार बनाना है तो उसको चाहिए कम से कम 121 को, है ना, 121 को चाहिए। 121 से 2 को बेसी चाहिए, 123 को चाहिए, ठीक है। और 123 इसमें से घटा दीजिए, तो 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और 2 में से बच गया 120 को। तो ये 120 जो होगा वो हो जाएगा विपक्षी। यानी मान लीजिए किसी पार्टी को 123 को सीट आया और बाकी सबको मिला के 120 को आया, जिसको 123 को आया, पूरे बिहार में 243 को सीट है, उसमें से 123 को मान लो हमको आ गया तो हम सरकार बना लेंगे। 120 को सीट जो बाकी और भी कोई जीता तो उसको क्या कहते हैं, विपक्षी, ठीक है ना। तो लिखिएगा, चुनाव हारने के बाद जो पार्टी सरकार नहीं बना पाती, बोलो, चुनाव हारने के बाद जो पार्टी सरकार नहीं बना पाती उसे विपक्षी दल कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है, देखिए, सरकार कुछ भी गलती करेगी, कोई भी ऐसा काम सरकार गलत करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो उसका विरोध करना किसका काम है, विपक्षी दल का। छात्र के लिए अगर सरकार सही नीति नहीं लाती है तो उसका भी विरोध कौन करेगा, विपक्षी दल। कहीं भी कोई घटना हो जाता है, सरकार सही से उसको मुआवजा नहीं देता है, भरपाई नहीं करता है, तो उसका भी जो है आवाज कौन बुलंद करेगा, तो विपक्षी दल। तो ये सब आप लोग समझ गए होंगे। हमें लगता है बहुत इजी है ये प्रश्न, आपको शायद भारी लग रहा हो, लेकिन समझने वाली बात है कि चुनाव हारने के बाद जो पार्टी सरकार नहीं बना पाता है उसे क्या कहते हैं, विपक्षी दल कहते हैं। इसका मुख्य काम सरकार के गलत नीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना होता है तथा जनता के अधिकार की यह रक्षा करता है। और अगर विपक्षी दल नहीं होता तो सरकार के जे मन होता वही करता, तो यह सरकार पर नियंत्रण रखने का काम भी करता है। तो इसका काम सब याद रखिएगा, सरकार की गलत नीति, भ्रष्टाचार का विरोध करना, जनता के अधिकार की रक्षा करना, सरकार पर नियंत्रण रखना। ये 4 गो काम को समझ लीजिए, बढ़िया से रट लीजिए, समझ के अच्छे से लिखिए, है ना। अब देखिए लोगों का, अच्छा, दबाव समूह, देखिए भी बहुत VVI क्वेश्चन है बाबू, 15, 20, 23 में पूछा है। देखिए, लोगों का ऐसा समूह जो खुद चुनाव नहीं लड़ता और न ही सरकार बनाना चाहता है। देखिए, लोगों का ऐसा समूह जो न तो खुद चुनाव लड़ता है और न ही सरकार बनाना चाहता है, बल्कि अपना फायदा के लिए सरकार पर दबाव डालकर अपने पक्ष में कानून बनवाना चाहता है, इसे ही दबाव समूह कहते हैं। देखिए, लोगों का ऐसा समूह न जो चुनाव लड़ना चाहता है ना, न सरकार बनाना चाहता है, लेकिन सरकार पर दबाव डालकर अपनी बात मनवाना चाहता है, ठीक है, बुझ गए होंगे आप। ऐसा लोगों का ऐसा समूह जो खुद न तो चुनाव लड़ता है और न सरकार बनाना चाहता है, लेकिन सरकार पर दबाव डालकर अपना बात मनवाना चाहता है, उसको दबाव समूह कहते हैं। जैसे छात्र संगठन, भारतीय किसान यूनियन, इसका 2 गो उदाहरण है। छात्र संगठन में जो है, छात्र आपको कोई पार्टी का नहीं होता, यानी वो चुनाव लड़ना उसका काम नहीं होता है, बल्कि वो छात्रों की आवाज को बुलंद करता है, सरकार से उसकी बात को मनवाता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए भाग 1, और अब हम लोग क्या यहां से पढ़ेंगे आप लोग को भी मालूम हो गया होगा, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से उसी क्लास में, लेकिन अब अगला पार्ट दीर्घोत्तरीय पढ़ेंगे। और अब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे 4 या 5 नंबर मिलेगा, इसलिए बाबू अच्छे से अब खाली पॉइंट आपको याद रखना है। दीर्घोत्तरीय बहुत आसान है, पॉइंट याद रखना है, ठीक है। देखिए, राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य का विस्तार से वर्णन करिए। अब इसको आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लिखिएगा, राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में मतलब ऊपर में लिखिएगा ब्लैक पेन से एग्जाम में, कि राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य निम्नलिखित है, ब्लैक पेन से। अब पॉइंट, पहला पॉइंट, चुनाव लड़ना। सोचलिए, ये तो सबको पता होगा कि हर पार्टी जो किसी क्षेत्र में खड़ा होती है
वह पहले चुनाव लड़ने का काम करती है। तो यही लिखिएगा, पार्टी चुनाव के समय अपने सबसे अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देती है और चुनाव लड़ने की कोशिश करती है या जीतने की कोशिश करती है। दूसरा, सरकार बनाना। ठीक है, देखिए, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, बहुमत माने वही 123 को सीट, जिसको 123 को बिहार में आ गया उसको क्या कहेंगे, बहुमत। अब पूरे देश में सांसद है 572 को, जिसमें से 243 को आना चाहिए, 543 को है, ठीक है, इसमें से 272 को आपको आना चाहिए सीट सांसद का, यानी विधायक अपना बिहार में क्या गो है, 243 को, उसमें से 123 को आ गया तो उसी को बहुमत कहते हैं। अब पूरे देश में सांसद कितना है, एमपी, एमपी को कहते हैं अंग्रेजी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 543 को, उसमें से कितना सीट आना चाहिए, 272 को। तो 272 को अगर देश में जिसको आ गया, मान लो हमको आ गया 272 जगह से हमारा आदमी जीत गया, समझो की तरह मैंने कल हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, हो सकता है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। चुनाव, पहला पॉइंट हो गया चुनाव लड़ना, दूसरा पॉइंट हो गया सरकार बनाना। तो लिखिएगा, जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है वह अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करता है या प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। ऐसे लिखिएगा, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वह सरकार बनाता है और देश के विकास के लिए नीति तय करता है और देश का विकास के लिए काम करता है। इतना भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। 2 पॉइंट लिख दिए। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखना है। देखिए तीसरा पॉइंट में वो क्या कहता है, कानून बनाना। तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा काम क्या होता है राजनीतिक दल का, कानून बनाना। देखिए, देश के लिए जो भी कानून संसद या विधानसभा में बनते हैं वे राजनीतिक दलों के नेता द्वारा ही पास किया जाता है। तो याद रखिएगा, चुनाव जीतने के बाद सरकार बनता है और सरकार बनने के बाद देश के लिए अगर कोई जरूरी कानून है तो उसे भी यही लोग बनाते हैं। इतना भी लिख दीजिएगा तो चल जाएगा। और चौथा लिखेगा, जनता और सरकार के बीच की कड़ी, यानी यहाँ पे जनता है, यहाँ पे जनता है, ठीक है ना, यहाँ पे जनता है। अब यहाँ पे जनता के पास क्या है बाबू रे, कोई समस्या है। समस्या मान लीजिए यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ से रोड जा रहा है, ठीक है, और रोड जाने के कारण यहाँ पे जो है, रोड जाने के कारण यहाँ का जो घर द्वार है, घर द्वार ये सब टूट रहा है, ठीक है, और टूटने के कारण इन लोगों को जो है मुआवजा नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आंदोलन हुआ, धरना हुआ, सड़क को जाम किया गया, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग पार्टी का आदमी सब आके खड़ा हुआ, यहाँ पे सरकार है, तो ये जो आंदोलन यहाँ पे कर रहा है माने पार्टी लोग, मतलब जनता के साथ जो नहीं जीता हुआ है वो लोग सब, तो ये आवाज कहाँ तक जाएगा, सरकार के कान तक। तो सरकार को पता चलेगा तो इन लोग को मुआवजा मिलेगा। तो अब आपको मैं बता देता हूं, देखिए कानून बनाना तो समझ गए, जनता और सरकार के बीच कड़ी। ये दल आम जनता की मांग को सरकार तक पहुंचाने और सरकार की योजना को जनता तक लाते हैं। यानी कि राजनीतिक दल का काम है कि आम जनता के मांग को सरकार के कानों तक पहुंचाना और सरकारी जितना भी योजना चलता है उसका लाभ लोगों को देना। पहले जनता, देखिए पहले समस्या को सरकार तक पहुंचाना और सरकार जो भी कुछ दे रही है वो जनता तक पहुंचे, ये दोनों काम किसका है, तो राजनीतिक दल का। इसलिए कहा जाता है जनता और सरकार के बीच एगो चेन की तरह है। जैसे कि पैडल और रिम के बीच में एगो चेन होता है ना, जो आप चलाते हैं तो जैसे जैसे पैडल चलता है वैसे वैसे चक्का भी चलता है, तो ये चेन की तरह है। अगर ये चेन बीच में से तोड़ के हटा दें तो साइकिल चलेगा नहीं ना चलेगा। वैसे ही जनता के बीच में से राजनीतिक दल को उखाड़ के हटा दीजिए तब देश नहीं चलेगा। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए हम आपको पढ़ा तो रहे हैं, हम जानते हैं कि आप एक बार में नहीं समझिएगा तो 2 बार में समझिएगा, 3 बार में समझिएगा। और ये भी वादा करते हैं कि अगर 2 महीना लगातार आप हर रोज 1 घंटा करके तैयारी यूट्यूब से करिएगा, एक एक चैप्टर करके भी, जाके इतिहास का देखिए पूरा प्लेलिस्ट में हर पार्ट की तैयारी हम करा दिए। अभी राजनीति का तीसरा पार्ट, तो अगर हर रोज एक एक चैप्टर का भी करिएगा बुआ, तो आने वाले दिन में आपको कोई नहीं टक्कर दे सकता है। आपको बस मन मार के 1-1 घंटा बस पढ़ना है हर रोज, लेकिन पढ़ना है हर रोज नित्य दिन टाइम बना करके, तभी जाकर के अच्छा तैयारी होगा, समझे। यानी इतिहास में 7 गो वीडियो है, 7 गो पार्ट है। तो आज पहला जाके प्लेलिस्ट में देखिए ना, बना होगा 2027 इतिहास के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, 7 पार्ट होगा उसमें। पहला वीडियो देखिए, समझिए, फिर राजनीति का पहला वीडियो जाके देखिए, दोनों में से एक गो वीडियो देखें हर रोज। फिर कल दूसरा पार्ट, उसमें भी दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट,
और फिर जब सातों देख लीजिएगा तो फिर पहला आकर के देखिए। इस ऐसे करने से क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कि भारतीय राजनीतिक दलों में कौन कौन सी मुख्य कमियां या चुनौतियां हैं, चैलेंज है। देखिए भारत के राजनीतिक दल के पास सबसे बड़ा कमी है लोकतंत्र का अभाव। इसको पहला लिखिएगा। असली ताकत सिर्फ एक या दो नेताओं के हाथ में होता है। आम कार्यकर्ता खाली ढोल पे भी पिटता है, हाँ और बात को नहीं सुना जाता है, नहीं समय पर संगठन के चुनाव होते। तो सीधी सी बात है, कोई भी पार्टी बनता है ना, उस पार्टी में कुछ ही लोग मुख्य होते हैं, बाकी कार्यकर्ता खाली बस पीछे पीछे नारा लगाता है, उसको कोई फायदा नहीं मिलता है। तो पहला लिखिएगा लोकतंत्र का अभाव। लिखिएगा असली ताकत किसी भी पार्टी में सिर्फ एक दो नेता के हाथ में होता है। आम कार्यकर्ता खाली बस उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, उनकी बात को कोई सुनता नहीं है। दूसरा लिखिएगा परिवारवाद। लिखिएगा बड़े बड़े नेता अपने ही रिश्तेदार को आगे बढ़ाते हैं। लिखिएगा बड़े बड़े पार्टी के नेता सिर्फ अपने ही बेटा, पुतोह, भतीजी, है ना, रिश्तेदार को आगे बढ़ाते हैं। उनको पार्टी के और लोगों से कोई माने मतलब नहीं होता है। इसे ही परिवारवाद या वंशवाद कहते हैं। तो दो हो गया, एगो लोकतंत्र की कमी, एगो परिवारवाद। पॉइंट को बढ़िया से समझिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनिए। उसके बाद है धन और बाहुबल, तीसरा प्रॉब्लम है। देखिए चुनाव जीतने के लिए मान लीजिए आप खड़ा हुए, आप गरीब आदमी, वहीं पर एगो बहुत बड़ा पार्टी खड़ा हुआ, तो चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टी अपराधियों को टिकट देता है, जिस पर मुकदमा हो, जो खून तून करके आया हो उसको देता है टिकट, और पैसा के बल पर डरा धमका कर लोग से वोट लेता है। तो ये हो गया आपको तीसरा कारण। और चौथा हो गया विचारधारा की कमी। नेता सिर्फ कुर्सी के लिए सुबह एक पार्टी में रहते हैं और शाम को दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये भी बात लिखिएगा, विचारधारा की कमी है। या सोचलिए चौथा पॉइंट में सोने लिखिएगा कुर्सी का लोभ। लिखिएगा कि राजनीति एक ऐसी गंदी चीज हो चुकी है जहां पर कुर्सी के लोभ के कारण एक आदमी आज किसी और पार्टी में रहता है और कल किसी और पार्टी में चला जाता है। ई लाइन लिख दीजिएगा ना, एग्जामिनर अगर पढ़ लिया ना तो कहेगा कि लड़का पक्का नेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जन संघर्षों ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में कैसे मदद किया, स्पष्ट करें। ये आपको क्वेश्चन जो है उसे पूछा नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको बहुत जरूरी है। देखिए जनता की ताकत का एहसास, यानी जब भी सरकार घमंडी हो जाता है तो छात्र या किसान आंदोलन करते हैं, जिसको जन संघर्ष कहा जाता है। जब भी सरकार घमंडी हो जाए, इस बीच में देश में पेपर लीक हुआ और इस्तीफा दे नहीं रहा था शिक्षा मंत्री, तो देश का जितना भी युवा है वो इकट्ठा हुआ, आंदोलन किया और सरकार मतलब इस्तीफा देना पड़ा किसको, शिक्षा मंत्री को, देश के शिक्षा मंत्री को। तो यही लिखना है कि जब सरकार घमंडी हो जाता है तो छात्र और किसान आंदोलन करते हैं, जिसे हम जन संघर्ष कहते हैं, और इसके सामने सरकार को झुकना पड़ता है। दूसरा लिखिएगा कि देखिए अब इसी में मान लीजिए जो मतलब जंतर मंत्र पर जो आंदोलन हुआ, उसमें एक लड़का था सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का, अभिजीत दीप के, तो वो मान लीजिए आगे आया तो देश में उसका नाम हुआ। अब धीरे धीरे अब वो ऐसा बन चुका है कि वो अब चुनाव भी लड़ सकता है, अगर चाहे तो चुनाव में खड़ा भी हो सकता है। मतलब आंदोलन से क्या निकलता है, जैसे लालू यादव हो गया, माननीय लालू यादव, नीतीश कुमार जी, ये लोग जो है छात्र आंदोलन जो हुआ था 1974 में, उसी आंदोलन में ये लोग आंदोलन कर रहे थे। अब वहीं से ये दोनों निकले, कौन, लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी। देखिए निकले तो बहुत बड़ा नेता बन गए। तो याद रखना है आंदोलन के जरिए देश को नया और ईमानदार नेता मिलता है। जैसे 1974 के बिहार आंदोलन से निकले नेता, तो कौन कौन निकले थे, नीतीश कुमार जी और श्री लालू प्रसाद यादव जी। लिख दीजिएगा आंदोलन के जरिए देश को नया और ईमानदार नेता मिलता है। जैसे श्री 1974 के आंदोलन में से दो नेता निकले थे बिहार में, एक थे श्री नीतीश कुमार जी, दूसरे थे श्री लालू प्रसाद यादव जी। ऐसे करके लिख सकते हैं आप। तो ये आपको हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, आंदोलन से क्या होता है। देखिए आंदोलन करिएगा ना तो आपको अधिकार मिलेगा, और गुंगा रह जाइएगा तो गुलाम कहलाइएगा। देखिए
आवाज अगर नहीं आप उठाइएगा तो आपको लोग गुलाम कहेगा, क्योंकि हम लोग गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अधिकार की रक्षा। अभी किसका पॉइंट है, इसको पहले याद करने के लिए क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। बच्चा में दिक्कत क्या है कि मान लीजिए, चलिए आप याद करते हैं, पॉइंट याद करते, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि ये पॉइंट आखिर किस क्वेश्चन का है। तो सबसे पहला बात आपको यही करना है, रोज रोज मान लीजिए जितना दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आप करते हैं ना, लिखते हैं ना, तैयारी करते हैं ना, तो आप उसको लिखिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है, तब उसके पॉइंट को भी लिख लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन को भी याद रखना है, और पॉइंट कौन क्वेश्चन में कौन कौन पॉइंट है, ये सबसे मेन है। इसको जो याद कर लिया उसका टेंशन खत्म। तो अब इसमें तीसरा पॉइंट है कि आंदोलन के कारण ही जनता को सूचना का अधिकार और न्यूनतम मजदूरी जैसे बड़े अधिकार मिल पाए। यानी आंदोलन नहीं होता तो न जनता को सूचना का अधिकार मिलता, न न्यूनतम मजदूरी कानून आता। आम नागरिक इससे मजबूत हुआ है और लोकतंत्र की जड़ भी गहरी हुई है। यानी आंदोलन के कारण ही जनता को सूचना का अधिकार मिला, न्यूनतम मजदूरी जैसे बड़े अधिकार मिल पाए, अतः आम जनता को मजबूती मिलती है, यानी आम जनता के अधिकारों की रक्षा होती है आंदोलन के द्वारा। इतना भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक ना। अब है कि राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। देखिए ये पूछा है 14 में, 18 में और 24 में पूछा कि राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय को लिखें, ये भी पूछ सकता है। तो पहला देखिए, पहला कानून बना है दल बदल कानून। पहला कानून क्या बना है बाबू रे, दल बदल कानून। अब हम आप लोग कमेंट करिए सभी बच्चे कि यह कानून कब बना था। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, और हम चेक करेंगे, हम देखना चाहते हैं कौन कौन बच्चा स्टडी कर रहा है। हम कल क्लास में भी चेक करेंगे, ठीक ना। आप बताइए कि दल बदल कानून कब बना था, आपकी किताब में ही है तीसरा पार्ट, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए क्या होता था कि पहले कोई पार्टी जीत के आता था, अब मान लीजिए उसमें से 2 नेता जो है इस पार्टी में से निकल के उस पार्टी में चला जाता था, तो इससे क्या होता था, खराबी होती थी। मां एगो बात आप ही सोचिए, हम जो है जीते, हमारा पार्टी मान लीजिए 90 जगह जीता है, ठीक है, और दूसरा का पार्टी जो है मान लीजिए 121 जगह जीता है। अब उसको 2 और नेता चाहिए, हमारा पार्टी में से 2 नेता निकल के ओकरा पार्टी में चला गया, ये तो बढ़िया बात नहीं ना हुआ, क्योंकि हमारा नाम पे जीता था वो, और चला गया किसी और पार्टी में। इसी को रोकने के लिए देखिए, सांसद और विधायक को लालच में आकर पार्टी बदलने से रोकने के लिए एक कड़ा कानून बनाया गया, जिसको दल बदल कानून कहते हैं। अब पार्टी जब ये बदलेगा ना तो नेता का कुर्सी चला जाएगा। मतलब हम अगर विधायक जीत गए, ठीक है, हम जिस पार्टी से चुनाव लड़े थे, मान लीजिए कि हम हाथ छाप से लड़े या फूल छाप से लड़े, आज जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले गए, तो हम जो जीते हुए हैं विधायक रद्द हो जाएगा। अब आप विधायक तब नहीं रह जाइएगा। ये नियम लगाया गया किस कानून में, दल बदल कानून में। तो लिखिएगा, राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए निम्न उपाय किए गए, ठीक है, राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए निम्न उपाय किए गए। पहला दल बदल कानून, पहला दल बदल कानून, पहला दल बदल कानून। लिखिएगा, सांसद और विधायक जीतने के बाद पैसे के लालच में किसी और पार्टी में चले जाते थे, जिसको रोकने के लिए यह कानून बनाया गया। और दूसरा लिखिएगा, शपथ पत्र, जिसको कहते हैं एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट होता है, ठीक ना, एफिडेविट, ठीक है। अब हर उम्मीदवार को अपना संपत्ति और आपराधिक केसों की सही जानकारी जनता को कानूनी कागज पर देना पड़ता है। यानी कि कोई भी नेता अगर अब चुनाव लड़ेगा तो उसको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कितना संपत्ति है और तुम पर कौन कौन सा केस चल रहा है। अगर ये सही जानकारी नहीं देता है चुनाव आयोग को, तो नेता चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसी में खाली एगो और कर देता कि कम से कम MA BA पढ़ा लिखा हो, कम से कम MA पढ़ा हो, मास्टर डिग्री हो, वही चुनाव लड़ सकता है, तो अच्छा रहता। नहीं तो आजकल कोई भी चुनाव में खड़ा हो जाता है ना। देखिए, हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और आपराधिक केसों की सही जानकारी जनता को कानूनी कागज पर देनी पड़ती है। ये सभी विधायक को ऐसा करना पड़ता है, ठीक ना। आई बात समझ में। अब उसके बाद देखिए क्या है, आय व्यय का हिसाब। देखिए
सबसे बड़ी बात है, नेता सबको देखिए क्या क्या कहना पड़ता है। तीसरा, चुनाव आयोग का नियम बन गया है कि कोई भी नेता अगर खड़ा होगा तो नियम बनाया गया कि सभी पार्टी को हर साल अपना कमाई और खर्च का पूरा हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। अगर कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है और वो अगर हिसाब नहीं देती है तो उस पार्टी पर भी छापा पड़ सकता है। ठीक है, अगर गलत ढंग से रुपया खर्चा करता है, कमा रहा है, तो उस पर भी एक्शन हो सकता है। तो चुनाव आयोग ने नियम बनाया कि सभी पार्टी को हर साल अपना कमाई और खर्च का पूरा हिसाब सरकार को देना हो। इस उपाय से राजनीति में पारदर्शिता आई है, माने सब चीज साफ हुआ है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। अतः इस तरह राजनीतिक दलों की समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। इतना लिखना पड़ेगा अंत में। तो आपको मैंने जितना भी प्रश्न पढ़ाया है, आप इसको बेहतर ढंग से पढ़िएगा, तैयारी करिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन हम क्लास के बीच बीच में जो बताए हैं तैयारी करने का तरीका, उसको भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।